नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मिस्टर गौरव सर जुड़ चुके हैं फ्रेंड, जो कि आप लोगों का इनके बारे में मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आप लोगों को। ये गेट एग्जाम क्वालिफाइड है। सेकंड, ये इन्होंने एसएससी जेई 2018 में ऑल इंडिया रैंक 70 था इनका, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से, और इनका डिपार्टमेंट है सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। थर्ड हम लोग बात करते हैं कि आरआरबी जेई में इनको मतलब कि डिजाइन इंजीनियर है, ये भी सिविल डिपार्टमेंट से। करंट स्टेटस की इनकी हम लोग बात करते हैं कि ये वेटिंग है सीपीडब्ल्यूडी ज्वाइनिंग के लिए, एंड रेलवे से एक्सटेंशन लिए हुए हैं। तो गौरव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। एंड आपको पूरा उमंग स्टडी थैंक यू। परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा आप अपना एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे हमारे सब्सक्राइबर्स को। जी, मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं दरभंगा बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई जो है दरभंगा बिहार से ही की है। उसके बाद मैं बीटेक एनआईटी दुर्गापुर से सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में किया। उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए गया था। 2018 में मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 2019 में जो है आरआरबी जेई की वैकेंसी आई थी और एसएससी जेई दोनों की वैकेंसी आई थी। तो मैंने दोनों एग्जाम्स को दिया और उसके बाद जो है फाइनली मेरा जो है दोनों में ही सिलेक्शन हुआ है। और अभी जो है सीपीडब्ल्यूडी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि उसकी ज्वाइनिंग जो है प्रोसेस चल रही है। अभी कभी भी उसकी ज्वाइनिंग जो है आ सकती है। ठीक है, थैंक यू गौरव जी। तो फर्स्ट थिंग हम लोग बात करेंगे, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपका जो बैकग्राउंड था वो बीटेक आपने किया था एनआईटी दुर्गापुर से। तो यहाँ पे जो जी। फर्स्ट सवाल आता है वो यही आता है कि बीटेक एनआईटी दुर्गापुर से करने के बाद इधर मतलब कि मतलब जनरल लाइन जिसको कहेंगे, जनरल पूरी तरह से जनरल नहीं, टेक्निकल में जनरल, तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ। तो इसकी तरफ आपका झुकाव कैसे आया? ये नेचुरल झुकाव था या आपको कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट ने मतलब कि जनरल की तरफ आपको लाया? एक्चुअली हमारे कॉलेज में पीएसयूज आती थी, लेकिन जैसे मतलब दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि पीएसयूज का आना भी जो है कम हो गया है। और जिस साल मैं पास आउट हुआ था उस साल पीएसयूज नहीं आई थी। और मेरा जो है शुरू से ही ड्रीम था कि जो मैं है पीएसयूज में जॉब करूं या गवर्नमेंट सर्विस में जो है जाऊं। तो इसके लिए यही एक ऑप्शन था कि जो है मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन करूं। और वही मैंने जो है डिसाइड किया कि फाइनली मुझे जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है। और जब मैं एग्जाम करने आया इसका प्रिपरेशन, तो मुझे पता चला कि गेट का एग्जाम है वो हम दे सकते हैं और एसएससी जेई का एग्जाम है वो हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि उसी में बल्क वैकेंसी आती है। और भी कुछ डिपार्टमेंट वैकेंसी आती है, लेकिन उतनी वैकेंसी नहीं आती है जितना की जो है तो वही चीज रहा कि मैंने प्रिपरेशन तो करा, लेकिन प्रिपरेशन के लिए क्या है कि हम लोग का जो सिलेबस होता है वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, आज कोई भी अगर हम एग्जाम देते हैं तो वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पोर्शन से आता है। भले ही हम गेट का दें, यूपीएससी का भी एग्जाम होता है उसमें भी जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन पूछा जाता है अच्छा खासा। तो वही सेम चीज फॉलो होता है आरआरबी जेई और एसएससी जेई में ही। क्योंकि हम लोग अच्छा टेक्निकल बैकग्राउंड हम लोग का था, लेकिन हम लोग जब इस कंपटीशन में आए तो हम लोग को पता चला कि नॉन टेक्निकल भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना कि टेक्निकल। और इसीलिए जो है हम लोग को फिर नॉन टेक्निकल पे ही काफी फोकस करना पड़ा। टेक्निकल तो हम लोग का अच्छा था और उसको और मैंने शार्प किया और नॉन टेक्निकल पे फोकस किया अच्छे से। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो आरआरबी जेई की फॉर्म भरी थी, तो चूंकि 2018 में आप पास आउट हुए थे, तो 2018 में एएलपी की भी वैकेंसी आई हुई थी। तो क्या आपने आपको उसको भी फिलअप किया जी था जी। या फिर आपका इंटरेस्ट था कि नहीं मुझे केवल टेक्निकल में ही जाना है? हाँ, मैंने एएलपी का फॉर्म नहीं डाला था, जबकि बहुत बच्चों का मतलब जो हमारे आसपास के कुछ बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, क्योंकि क्राइटेरिया में था कुछ कि हम लोग भर सकते थे। लेकिन मैंने उस टाइम उसको उस फॉर्म को नहीं फिलअप किया था जब 19 में आरआरबी जेई की वैकेंसी आई थी, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट था और मेरा टेक्निकल पोर्शन जो है उसी में मेरा इंटरेस्ट भी था, तो इसीलिए मैंने उस फॉर्म को ही फिलअप किया था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ये जानना चाहेंगे गौरव जी, क्योंकि आपने आरआरबी जेई को भी सक्सेसफुली क्रैक किया है, आपने एसएससी जेई को भी सक्सेसफुली क्रैक किया है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट वाइज कुछ बेसिक डिफरेंस मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन दोनों जी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जब आप गुजरे तो आपको बेसिक डिफरेंस क्या दिखाई दिया, कि मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलैरिटीज है। तो मैं चाहूंगा इसको आप हाँ। पॉइंट वाइज इलाबोरेटिव तरीके से बताएं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है स्टूडेंट्स के मन में। जी जी।
दोनों ही एग्जाम का क्या है कि जहाँ तक सिमिलरिटी की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन जो है दोनों ही एग्जाम के लिए जो है वो डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही अलाउड है दोनों में। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट एसएससी जेई में ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ जो है वो बीटेक ही अलाउड है, डिप्लोमा नहीं अलाउड है। डिप्लोमा के लिए एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि आरआरबी जेई में ऐसा है कि डिप्लोमा और बीटेक अलाउड है और एक्सपीरियंस जो है आपको उसमें नहीं। ये है कि आरआरबी जेई जो है वो सीबीटी एग्जाम होता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें। दो दो फेज में हम लोग का एग्जाम हुआ था, जो कि ऑप्शनल मतलब जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वही रहता है उसमें। और पहला फेज जो है उसमें नॉन टेक्निकल ही पोर्शन पूरा रहता है, और दूसरा फेज जो है उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों रहता है। और एसएससी जेई में क्या है कि फर्स्ट फेज में जो है वो भी एमसीक्यू एग्जाम होता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिक्स्ड रहता है उसमें। लेकिन एसएससी जेई में क्या है कि सेकेंड फेज जो होता है वो कन्वेंशनल होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कन्वेंशनल हम लोग को लिखना होता है, जैसे कि हम लोग यूपीएससी आईएएस के क्वेश्चंस को लिखते हैं उस तरह से। तो यही जो है वो डिफरेंस है, बाकी जो है सारा प्रोसेस जो है सेम है करीब करीब। रेलवे में मेडिकल होता है, स्ट्रिक्ट मेडिकल होता है, लेकिन एसएससी जेई में जो है थोड़ा लिबरल मेडिकल है उसका। ओके, यहाँ पे एक सवाल और हम लोग आरआरबी और एसएससी के रिलेट करके ही पूछना चाहेंगे गौरव जी आपसे। किस तरीके के स्टूडेंट्स को, यानी कि उसकी तैयारी लेवल कितनी है और मतलब कि उसका कैसा बैकग्राउंड है, किस तरीके के स्टूडेंट को एसएससी जेई के साथ जाना चाहिए, किस तरीके के स्टूडेंट को आरआरबी जेई के साथ जाना चाहिए, मैं चाहूंगा इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, इसमें क्या है कि जा तो लोग मतलब जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो मतलब तैयारी करते करते तो उनका मतलब इच्छा होता है कि वो यूपीएससी आईएएस को ही क्रैक करें। लेकिन एक टाइम लिमिट होता है, उन टाइम बाउंड में हम लोग को चीजों को करना होता है। तो उस तरीके से जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मतलब कॉलेज टाइम जब होता है तो हम लोग बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं, और जब हम इस फील्ड में आते हैं तो बहुत ज्यादा लोड एक साथ हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसके लिए तो हम लोग को मतलब शुरुआत से ही कॉलेज से ही थोड़ा सा रिटेंशन बना के रखना पड़ेगा अपने पढ़ाई के लिए। और जहाँ तक बात है कि आरआरबी जेई और एसएससी जेई में किस तरह के बच्चों को मतलब ऑप्ट करना चाहिए, किस एग्जाम को फोकस करना चाहिए, तो एसएससी जेई का जो एग्जाम है उसमें आपका कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को कन्वेंशनल एग्जाम लिखना है। उसमें क्या है कि कन्वेंशनल में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड टाइप नहीं होता है कन्वेंशनल में कि हम लोग ऑप्शन से देख के उसको जो है एलिमिनेट कर सकें। उसमें डिट्टो आपको पूरा पूरा जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप फुल मार्क्स कर पाएंगे। और नहीं तो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद जो है आप लोग मतलब एसएससी जेई में जो है पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन आरआरबी जेई में क्या है, एमसीक्यू बेस्ड होने के कारण और उस आरआरबी जेई का कुछ फिक्स ट्रेंड है क्वेश्चंस पूछने का, उस ट्रेंड को फॉलो करके जो है हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं आरआरबी जेई में। तो आरआरबी जेई जो है थोड़ा इजियर साइड होगा एसएससी जेई से, तो अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वो ऑप्ट कर सकते हैं दोनों चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ये पूछना चाहेंगे आरआरबी जेई और एसएससी जेई के रिगार्डिंग ही, कि ये जो आपका मतलब कि जैसे कि यहाँ पे एक्चुअली इस कंपटीशन के लाइन में दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक ये मानने वाले स्टूडेंट्स होते हैं कि आपको एक बार में किसी एक एग्जाम को ही टारगेट करना चाहिए, यदि अगर सिलेबस सेम हो फिर भी, यानी कि थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंस हो, जैसे कि हम लोग बात करते हैं रेलवे की, बैंकिंग की, एसएससी की, तो इन तीनों के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ कुछ माइनर डिफरेंसेस है, एग्जामिनेशन लेवल अलग अलग है। तो आप जब आरआरबी जेई भी दे रहे थे, एसएससी जेई भी दे रहे थे, तो क्या आपको ये चीज लगा कि मुझे केवल एक एग्जाम को ही टारगेट करना चाहिए और उसी को फोकस करना चाहिए, या आपको लगा कि नहीं मैं दोनों को कर सकता हूं और मैं दोनों में सफलता हासिल कर सकता हूं? तो इस पे आपका क्या जी, ओपिनियन है, मतलब एक स्टूडेंट को एक बार में एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को ही टारगेट करना चाहिए, या फिर कि सिलेबस सेम है तो मल्टीपल एग्जाम्स को भी टारगेट कर सकते हैं? इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन होगा? इसमें क्या है कि सिलेबस सेम रहना भी जो है, मतलब सिलेबस सेम तो है, लेकिन उनका पूछने का तरीका जो है ना वो अगर अलग है, जो क्वेश्चन जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, ये तीनों चीज को हम लोग एक साथ कर तो देते हैं, लेकिन सबके पूछने का तरीका अलग है, उनका जो लेवल है क्वेश्चंस का वो अलग होता है। जबकि सिर्फ रीजनिंग बोलने से ये नहीं हो सकता है कि वो एसएससी का रीजनिंग, रेलवे का रीजनिंग और जो है बैंकिंग का रीजनिंग वो सेम हो जाता है। तो जो लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, वो लेवल अगर हम लोग उस लेवल तक तैयारी कर ले, जैसे हम बैंकिंग का तैयारी कर लिए हैं, तो फिर हम सीजीएल, एसएससी सीजीएल का जो पेपर है या रेलवे का है वो हम दे सकते हैं।
लेकिन अगर हम रेलवे का रीजनिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंकिंग के लिए हमको और अपने लेवल को हाई करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंशिएट जो है, ये जो दोनों में अंतर है चीजों में, वो थोड़ा समझना पड़ेगा। वो समझ सकते हैं हम प्रीवियस ईयर पेपर का पैटर्न जो होता है उससे हम लोग समझ सकते हैं। तो सिमिलर एग्जाम्स का जो अगर सिलेबस सेम है, क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम है, तो हम लोग उस दोनों तीनों चीजों एग्जाम्स को फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर लेवल ऑफ एग्जाम्स अलग है तो हम लोग को फिर अपने कंडीशंस के हिसाब से, अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से ऑप्ट करना पड़ेगा चीजों को। यहाँ पे आपने एक टर्म का जिक्र किया गौरव सर, वो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आपने आरआरबी जेई के, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाए थे, और लगाए थे तो आपका वो एग्जामिनेशन में कितना हेल्पफुल साबित हुआ, और किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए? जी, कोई भी एग्जाम का अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब अगर हम अपने फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, तो उसका बेसिक चीज ही है कि सबसे पहले हमको उस एग्जाम का सिलेबस देखना होगा। फिर जो है हम लोग को उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है उसको लेके देखना होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है वो सबसे मेजर टूल है। अगर प्रीवियस ईयर को आप एनालाइज कर लिए अच्छे से कि क्या ट्रेंड पूछा जा रहा है, क्या सिलेबस है, और मेरी जो तैयारी है और मेरी जो कैपेबिलिटी है वो हम कर पाएंगे कि नहीं, उस चीजों से जो है मोर देन 50% जो है हमारा काम हो जाता है उससे, प्रीवियस ईयर अच्छे से एनालाइज करने से। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आरआरबी जेई और एसएससी जेई का जो मैंने एग्जाम दिया और बहुत सारे एग्जाम दिया है, लेकिन जो मेनली जो मैंने सक्सेस पाया है जिसमें, उसके लिए बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पैटर्न जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें, क्योंकि आपको ट्रेंड पता चल जाता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका पता चल जाता है। उससे आपको, जब आप लोग अपने नोट से पढ़ रहे हैं या किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को पता चल जाता है कि किस कंटेंट को हमको पढ़ना है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है, और किस सोर्स से पढ़ना है, जहां से हम लोग को अच्छा क्वालिटी ऑफ मटेरियल मिल रहा है, अच्छा लेक्चर मिल रहा है। वो सारी चीजें पता चल जाती है कि कौन उन चीजों पे ही फोकस कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट रेलवे का, जो भी आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं खुद अनअकैडमी पे क्लासेस लेता हूं, दोपहर के 3 बजे, रात के 8 बजे। तो उन दोनों क्लासेस में जुड़ करके आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों क्लासेस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप आसानी से वहां पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम लोग कुछ कम्युनिटी में कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट लोगों ने पूछे हैं गौरव सर, उनको भी लेना चाहेंगे। एक स्टूडेंट है जी सुजीत कुमार जी, इनका सवाल हो रहा, आरआरबी जेई का क्वालिफिकेशन क्या है? अच्छा, आरआरबी जेई को क्वालिफिकेशन वही डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही अलाउड होते हैं आरआरबी जेई के लिए। ठीक है। एक स्टूडेंट कहना चाह रहे हैं, दीप गुप्ता, जिनका क्वेश्चन हो रहा, सर ग्रेजुएट हूं साइंस से, अभी तक कंपटीशन की तैयारी में लगा हूं, कोई आगे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, प्राइवेट जॉब के क्या बोलते हैं पर्पस से क्या हमको पॉलिटेक्निक करना चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग में 24 का हूं, उनका जो उम्र है वो 24 साल है, मेरा करियर को हो सकता है, प्लीज सर थोड़ा गहन चिंतन करके साथ जवाब दे, लॉकडाउन में टोटली डिप्रेशन में हूँ। तो इसके मैं चाहता हूँ आप इनका थोड़ा मार्गदर्शन करें। अगर अगर वो ग्रेजुएट हो गए हैं, मतलब अगर उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट को लेके ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद साइंस अभी साइंस से वो पॉलिटेक्निक, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और उनकी उम्र अभी 24 साल है। अच्छा, लेकिन अगर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो पॉलिटेक्निक करने का जो है कोई बहुत बड़ा जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा उन्हें, क्योंकि पॉलिटेक्निक करने में भी उन्हें टाइम लगेगा, फिर वो प्रिपरेशन करेंगे उस चीजों को उसके अकॉर्डिंग, और फिर जाके सिलेक्शन, तो काफी ज्यादा टाइम होगा। उससे अच्छा होगा कि जब अगर वो इसी फील्ड में है, और क्योंकि अगर वो इन चीजों पे हैं तो इसका मतलब है कि वो जनरल कंपटीशन में एक अलग ही मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, तभी वो इन चीजों में हैं अभी। तो जनरल कंपटीशन में ही जितनी वैकेंसियां निकल रही है, उनको अच्छे से टारगेट करके जो है उन पे ही फोकस करे तो उनके लिए बेटर होगा, और जल्दी सक्सेस मिलने का मुझे लगता है चांसेस है इसमें। थैंक यू। एक स्टूडेंट है मिंटू यादव जी, जैसा कि आपको पता है कि अभी एनटीपीसी ग्रुप डी इस कोविड को लेकर के बहुत ज्यादा डिले हो चुके हैं। तो एक हाँ स्टूडेंट हाँ कह रहे हैं, सर मैं जी, बिल्कुल डीमोटिवेट हो गया हूँ, एग्जाम में देरी होने के कारण समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूँ? तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए डीमोटिवेट तो हर एक स्टेज में लोग हो जाते हैं, लेकिन हमको ये सोचना पड़ेगा कि फाइनली हम कर क्यों रहे हैं चीजों को, अपने मतलब फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए ही कर रहे हैं। और जो सिचुएशन अभी कंट्री में और वर्ल्ड में जो प्रिवेलिंग है वो सबके साथ हो रहा है,
तो उन चीजों को थोड़ा हम लोग को जो है खुद सेल्फ मोटिवेशन रख के जो है उन चीजों को करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये चीजें खत्म होंगी कुछ महीनों में, उसके बाद जब वो दौर चालू होगा कंपटीशन का जो अभी काफी कम है, तो हम लोग उस गैप को अभी ही फिलअप कर लें कि बाद में वो दिक्कत ना हो और हम लोग जल्दी से जल्दी उस लेवल पे आ जाएं जो कि एग्जाम्स का रिक्वायरमेंट है। तो वो अच्छे से अभी तैयारी करें, इस प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज करें, वही बेनिफिशियल होगा उनके आगे के टाइम के लिए भी। मतलब इसके लिए आपका कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स अभी इस टाइम को यूज कर पाएंगे वही आगे सक्सेस पा पाएंगे, क्योंकि जब एग्जामिनेशन का दौर होगा तो स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलेगा और धुआंधार तरीके से परीक्षाएं चलेंगी, क्योंकि जितनी सारी परीक्षाएं सबको उनको निकालना है। ठीक है जी जी। एक स्टूडेंट है, वो पूछना चाह रहा है कि सर आपका सिलेक्शन कौन से कैटेगरी से हुआ, जनरल कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी? मेरा दोनों ही जो में सिलेक्शन हुआ है आरआरबी जेई और एसएससी जेई में, क्योंकि मेरा बहुत ही अच्छा रैंक मेरिट था, इस कारण से मुझे डिजाइन एंड ड्राइंग पोस्ट मिला था। और एसएससी जेई में भी मेरा ऑल इंडिया रैंक 70 है और मुझे सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला है। उसमें मेरा जो है एसएससी जेई में 321 मार्क्स आया है, जबकि जनरल का कट ऑफ जो है वो 304 ही फाइनल कट ऑफ बना था। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आपका मतलब कि मार्क्स पे प्रकाश डाल लेते हैं। आरआरबी जेई की बात करते हैं, तो आरआरबी जेई में सीबीटी 1 में आपका रॉ मार्क्स कितना था, इधर याद हो तो बताइए। रॉ मार्क्स, हाँ 80 मार्क्स था मेरा, 79.80 के करीब में मेरा मार्क्स था सीबीटी 1 में। वो नॉर्मलाइज्ड होके कितना हो और गया? नॉर्मलाइज्ड होके मेरा 82 पॉइंट समथिंग कुछ मार्क्स बना था, 82.3 ऐसे करके कुछ बना था मार्क्स। और सीबीटी 2 में जो है मेरा जो है मार्क्स जो है फाइनल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो था वो मेरा 686 था, ये आरआरबी जेई के लिए। और एसएससी जेई में जो है मेरा सीबीटी 1 में जो है फर्स्ट फेज में जो मार्क्स था वो 130 था, और जो फाइनल जो रिजल्ट आया था उसमें जो फाइनल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होके जो आता है मेंस के बाद, वो मेरा 321 मार्क्स था एसएससी जेई में। अच्छा, मतलब आप दोनों जगह मतलब जनरल कैटेगरी से भी एलिजिबल थे और रिजर्व कैटेगरी से भी एलिजिबल थे। तो मतलब आपका जो सिलेक्शन हुआ वो मतलब फाइनली जो आपका पोस्ट का अलॉटमेंट हुआ वो जनरल कैटेगरी से अलॉटमेंट हुआ या फिर रिजर्व कैटेगरी से अलॉटमेंट हुआ? जनरल से ही अलॉटमेंट हुआ। एक्चुअली जो रूल है गवर्नमेंट का कि अगर आप जनरल कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स अचीव करते हैं तो आपको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा, जनरल से ही आपको जो है सीट मिलेगा। अच्छा, तो आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट कहीं सबमिट करी थी? जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम मैंने ओबीसी से ही फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन जब मैंने एग्जाम दिया था तो फाइनल जो मेरा रिजल्ट हुआ था वो जनरल से ही हुआ था। तो फिर आगे आपको सबमिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी? हाँ, मतलब जब डिपार्टमेंट उस चीज को अगर डिमांड करेगा तो मैं उसे सबमिट करूंगा, क्योंकि अब मेरा जनरल से हो गया तो मुझे नहीं लगता है कि वो उसका मतलब करेंगे। लेकिन मैंने पहले से बना के रखा था उस डॉक्यूमेंट को, कि मुझे पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, जबकि मैंने कभी मतलब सोचा नहीं है इस चीजों के लिए कि मैं रिजर्व कैटेगरी का जो है बेनिफिट लूं, क्योंकि मैं शुरू से ही मतलब अच्छा कर रहा हूं, तो मैंने इस सब चीजों को नहीं। और मैं और स्टूडेंट को भी बोलना यही चाहूंगा कि अगर हम मेहनत ही उस तरह से करें कि हमें टॉप पे रहना है, जबकि सब बच्चे तो नहीं रह सकते, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो हम अच्छा से अच्छा जो है अचीव कर पाएंगे, तो फिर ये बैरियर जो है वो खत्म हो जाएगा हमारे लिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। नहीं, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के मन में बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, शायद इसको आप दूर करने में कुछ मदद कर पाएंगे। हाँ सर मैंने फॉर्म हाँ तो ओबीसी से भर दिया है, तो क्या मैं हाँ ओबीसी से जनरल में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। अगर ओबीसी से फॉर्म भर दिए हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ वैकेंसी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, लोग मतलब जनरल में ज्यादा वैकेंसी होता है इस कारण से ओबीसी में नहीं ऑप्ट कर पाते हैं, इसलिए वो चीज है ना। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, वो जा सकते हैं। अगर वो ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं दिखाते हैं तो वो जा सकते हैं जनरल में। मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम अगर वो ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं तो उनको जनरल में काउंट कर लिया जाता है। लेकिन इसके लिए ये मैंडेटरी है कि वो जनरल का कट ऑफ क्लियर किए हो। अगर वो ओबीसी से, हाँ, अगर वो ओबीसी से फॉर्म भर दिए हैं और एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं शो करते हैं और जनरल से कम कट ऑफ, मतलब जनरल का कट ऑफ जो है उससे कम मार्क्स है, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फिर उस केस में। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ पे एक चीज और भी समझने वाली बात है कि जनरल कैटेगरी इज नॉट अ रिजर्व कैटेगरी, वो एक ओपन कैटेगरी है, उसमें कोई भी जा सकता है।
मैं रिजर्व इसीलिए जो कैटेगरी है तभी होऊंगा जब मैं डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर पाऊंगा। फिर मैं बोल रहा हूँ जी जी ओबीसी, मेरे बोलने से मैं ओबीसी नहीं होऊंगा, मेरा डॉक्यूमेंट बताएगा मैं ओबीसी हूँ। तो कोई भी जी ऐसा जी स्टूडेंट जो जनरल कट ऑफ को क्रॉस कर सकता है, क्रॉस कर लिया है, तो भले उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आसानी से उस कैटेगरी में जा सकता है। नेक्स्ट सवाल लेंगे हम लोग। एक स्टूडेंट है, इन एग्जाम्स का कट ऑफ कितना जाता है स्पेसिफिकली मैकेनिकल ब्रांच? मैकेनिकल ब्रांच के बारे में आपको कुछ आइडिया है क्या? हाँ, मैकेनिकल का जैसा मुझे याद है कि कट ऑफ जो रहता है मैकेनिकल का समहाउ जो है सिविल से ज्यादा होता है, जबकि सिविल का जो कट ऑफ था मतलब मैकेनिकल का मुझे ऐसा याद है कि प्री का जो कट ऑफ था मैकेनिकल का वो 60 के अराउंड था। मतलब क्योंकि ये जोन्स पे डिपेंड करता है, अलग अलग जो आरआरबी का जोन है उस जोन में वैरी करता है कि किस तरह के बच्चे और नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना हुआ है, उस हिसाब से कट ऑफ जो है डिसाइड होता है। लेकिन जो लास्ट ईयर कट ऑफ था वो मतलब वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कट ऑफ को। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कि 58 के टू 60 के अराउंड में जो है वो कट ऑफ था मैकेनिकल का, मतलब सीबीटी 1 का। और फाइनल कट ऑफ जो सीबीटी 2 का था वो 640 से अब भी था कट ऑफ। जबकि सिविल का जो है चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होता है तो थोड़ा कम हो जाता है कट ऑफ। एक स्टूडेंट है विकास कुमार जी, इनका सवाल हो रहा है, आरआरबी जेई और एसएससी जेई एग्जाम क्लियर करने की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सर एक्चुअली मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल मतलब बनाया है जिसमें मैं स्टूडेंट्स का हेल्प कर सकूं, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे लिए है, सिविल इंजीनियरिंग डोज नाम से। तो वहां पे भी मैंने अपनी सारी स्ट्रैटेजी बता के रखी है, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेशली बता दे रहा हूँ कि जो एसएससी जेई और आरबी जेई मैंने पहले भी बता चुका है कि लगभग दोनों का सिलेबस सेम है। बस एसएससी जेई में क्या है कि हम लोग को कन्वेंशनल सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी होती है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसको। तो इसके लिए कंसेप्ट क्लैरिटी टेक्निकल पार्ट में बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी हम दोनों एग्जाम्स को जो है अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। अब बात आता है कि जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके लिए हम लोग किस तरह से तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक प्रॉपर मतलब प्लान तैयार करना होगा कि टेक्निकल जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस टाइम से ही थोड़ा थोड़ा हैबिट जो है डाल के रखना होगा, टेक्निकल पे थोड़ा जो है टच में रहना पड़ेगा उसका। क्योंकि चीजें जब एक बाइक से आती है ना, मतलब जब हम कॉलेज पास आउट होके आते हैं उसके बाद तुरंत जो है वो चीजें आती हैं तो हम लोग ग्रैप्स नहीं कर पाते हैं। तो एक प्रॉपर प्लान के तहत और पूरा सब्जेक्ट वाइज जो है प्रिपरेशन के लिए करेंगे उसका, तभी जाके जो है उसमें सिलेक्शन हो पाएगा अच्छे से। चलिए उज्जवल जी, आपका भी आंसर इसमें क्लियर हो गया होगा। एक स्टूडेंट उज्जवल जी बोल रहे हैं एसएससी जेई मेंस की तैयारी कैसे करें? एसएससी जेई मेंस, अच्छा। एसएससी जेई मेंस मैंने अभी पहले ही बताया है कि कंसेप्ट क्लैरिटी के बारे में। तो एसएससी जेई मेंस के लिए क्या है कि हम लोग मतलब एकदम जो सिंपल में मैं बता रहा हूँ, मतलब इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा एसएससी जेई मेंस के लिए। वो सबसे पहला चीज है कि प्रीवियस ईयर जो एसएससी जेई का क्वेश्चन है वो एक एक क्वेश्चन हमें कमांड होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी जेई का जो पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है काफी पूछते हैं, मतलब अलग अलग फॉर्मेट में करके पूछते हैं। और दूसरी चीज है कि आईएएस जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम होता है उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब जो इजी क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर उसका, उसको वहां से वो लोग पिकअप करते हैं और फिर डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं। तो इन दो चीजों को हम लोग अगर अच्छे से कर लेंगे तो हम लोग एसएससी जेई मेंस जो है वो अच्छे से लिख पाएंगे। और भी डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए इनका आप लोग यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग डोज। वहां पे इन्होंने डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता करके रखी है, चाहे वो सीबीटी 1 का हो, सीबीटी 2 का हो, मेंस का हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं, एक स्टूडेंट का हो रहा है, नितिन जी सर मैथ के लिए कुछ बताइए, पढ़ने का बैठो तो चैप्टर वाइज पूरी सवाल बन जाते हैं लेकिन बीच में से कोई चैप्टर के सवाल नहीं बनता। नितिन जी का सवाल है। मैथ के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैं बताऊं कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं देते हैं ना, मतलब बुक से क्वेश्चन लगाना और टेस्ट देना इस दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो अगर आप कोई टेस्ट सीरीज कहीं से ज्वाइन कर लें, मतलब अगर कोई भी रेलवे का या किसी भी चीज का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बहुत ज्यादा ही हेल्प मिलेगा आपको। उसमें टाइम फ्रेम में चीजें होती है और आपको एक्चुअल रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है। तो टेस्ट सीरीज ले लेंगे, अच्छे से करेंगे उसे, तो उससे बेनिफिट मिलेगा उन्हें। जी हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स, किसी भी स्टूडेंट को देखा होगा, हम लोगों ने जितने भी स्टूडेंट्स का लगभग इंटरव्यू किया सबने ये कहा
कि टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरआरबी जेई हो, एसएससी जेई हो, या रेलवे का कोई हो, या बैंकिंग हो, एसएससी जेई हो, आप लोग एक कंप्लीट पैकेज ले सकते हैं अनअकैडमी पे, जिसका प्लस सब्सक्रिप्शन आता है। उसमें आप लोग सब कुछ मिलता है, रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, टेस्ट सीरीज, उसके बाद जैसे क्विजेज वगैरह सब कुछ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक रहेगा, वो भी आसानी से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन का स्टूडेंट हम लोग लेंगे गौरव सर। एक स्टूडेंट कहना हो रहा कि साइंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आरआरबी जेई और एसएससी जेई में, और यदि अगर इंपॉर्टेंट रोल है तो हम लोग को थोड़ा गाइड कीजिए, हम लोग ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स जो है वो साइंस को कैसे कवर अप करें। देखिए साइंस का जो है, जैसे जनरल कंपटीशन जो आरआरबी जेई में पूछा जाता है, एसएससी जेई में पूछा जाता है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सारे एग्जाम में जो साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, वो लगभग जो लूसेंट का बुक होता है, मैंने भी जो अपने टाइम में प्रिपरेशन करी थी तो लूसेंट के बुक से मैंने करी थी। उसमें लूसेंट का जो साइंस का पोर्शन है वो आप अच्छे से तैयार अगर कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा टाइम देके, तो वो ऑलमोस्ट लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम उस तरह से कर लेते हैं तो वो काफी जो है मतलब हेल्प होती है उसे, और लगभग क्वेश्चन वहां से मिल जाता है। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल है जो कि साइंस का जो है प्रिपरेशन कराते हैं। तो ल्यूसेंट ओरिएंटेड जो टॉपिक्स जो जिस भी यूट्यूब चैनल पे अगर पढ़ा रहे हैं तो वो वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से देख पाएंगे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी मार्केट में अवेलेबल बुक्स है, स्पेशली ग्रुप डी के हाँ लिए साइंस के मामले में लूसेंट बेस्ट है। जी जी। जी। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन हम लेंगे, और थोड़ा फनी क्वेश्चन है। सर आपने भी इनके कमेंट को देखा होगा, कोई जीएफ थी क्या प्रिपरेशन के टाइम? नहीं नहीं है, मेरी कोई जीएफ नहीं थी जब मैंने प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि मेरा थोड़ा मोटो अलग था चीजों को मतलब। एक स्टूडेंट है, वो जानना चाह रहे हैं स्टडी रूटीन के, सर आपका स्टडी रूटीन क्या होता था? हाँ, ये प्लान मतलब अपने तैयारी के लिए प्लान बनाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी दिन कोई एक वीडियो देख लेते हैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं उस दिन की आप बहुत अच्छा करना है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे वीक बीतता जाता है तो डिटोरिएट होने लगता है वो चीज। तो स्टडी प्लान जो है हम लोग को उसी तरह से, मतलब जो हम लोग अचीव कर सकते हैं डेली रूटीन में, उसी तरह से प्लान रखना चाहिए। अब वो प्लान जो है वो अपने सिलेबस पे, जिस एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि किस एग्जाम्स को आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और कितना टाइम जो है उन एग्जाम्स के लिए हमको देना सफिशिएंट होगा। तो वो वैरायटी ऑफ एग्जाम पे डिपेंड करेगा, लेकिन एक प्रॉपर जो है रूटीन तो होना चाहिए हम लोग का, कि हम लोग किस तरह से एग्जाम्स को प्रिपेयर करें। तो आप मुझे ये बताइए, खैर आपका तो सिलेक्शन बहुत जल्दी हो गया, 2018 में आप बीटेक पास आउट करी, और लगभग मुझे लगता है कि आप मतलब कोविड आने से पहले तक आप सिक्योर हो चुके होंगे सिलेक्शन के लिए। तो कहीं ना जी जी कहीं जी आपके लिए भी ये छोटा जर्नी नहीं रहा, थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी रहा। हम खुद देखे थे कि जी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जैसे कि स्टूडेंट परेशान होते हैं, आप खुद भी परेशान थे। तो इस पूरे जर्नी में आपके लिए कोई एक टफ मोमेंट या चैलेंजिंग मोमेंट जहां पे आपको लगा हो कि नहीं, थोड़ा सा हिम्मत डाउन हो रहा हो, कि मतलब थोड़ा डर टाइप से कुछ लग रहा हो, तो क्या आपके साथ कुछ ऐसा सीन आया? तो आया तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया? एक्चुअली सबसे ज्यादा जो टफ कंडीशन था मेरे लिए वो मेरा मेडिकल था, जब मैं रेलवे का मेडिकल देने गया था, क्योंकि उनका प्रोसेस भी थोड़ा लेंदी है और चूंकि मुझे ग्लासेस लगा था इस कारण से भी मेरा थोड़ा इनसिक्योर था कि मैं उस उन पोस्ट को क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरी मेरिट कितनी बनेगी। क्योंकि मेडिकल तो हो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो 1.5 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाता है, और उसके बाद जो है मेडिकल होता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकलता है। और जो उनका मतलब जो प्रोसेस है मेडिकल का वो थोड़ा हेक्टिक होता है, जिनके साथ ग्लासेस लगा होता है उनका 3 मेंबर कमेटी होता है, फिर जो है वो तो वो वाला जो फेज था, और करीब 15 दिन मुझे मेडिकल में लगा था। मैंने कोलकाता में किया था और उस ट्रेन में ट्रेवल करना और पूरे दिन बैठ के जाना, और उसके बाद आपको लास्ट में दिन में बोल दिया जाता है कि फिर से आप उस दिन आइए आपका होगा। तो वो बहुत ही, क्योंकि हमने एग्जाम्स के लिए इतना मेहनत कर रखा था पहले से, उसके बाद मेडिकल में इतना ज्यादा जो हरासमेंट एक तरह से हो रहा था, वो सबसे ज्यादा टफ मुझे लगा था। क्योंकि जब आप चीजों को मतलब अभी भी जो जिस तरह से ज्वाइनिंग का सिनेरियो ही है कि आप जब चीजें आरआरबी से क्लियर हो जाती है, डिपार्टमेंट में चला जाता है, उसके बाद जो डिले होता है, मतलब हर एक स्टेज में आपका जो है वो स्ट्रगल काउंट होता है। कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर आपका मेडिकल है, उसमें अगर आप कोई इशू है तो उसके लिए भी आपको वो एक तरह से जो है वार है उसको भी जीतना है, फिर आपको ज्वाइनिंग तक पहुंचने के लिए जो है वो पूरा एक फेज जो है वो स्ट्रगल का ही होता है। जब आप फाइनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं अच्छे से,
फिर वो जो है एक अलग ही जो है हिम्मत मिलती है कि आगे और बेहतर कर सके और गवर्नमेंट जो अपना देश है उसको सेवा दे सके अच्छे से अच्छे। बिल्कुल। तो चलिए आपके मेडिकल के एक्सपीरियंस पे भी आएंगे, उससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल कवर अप करना चाहूंगा। मैंने आपका टफ मोमेंट पूछ लिया, तो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का आपका कोई हैप्पीएस्ट मोमेंट भी रहा होगा। हो सकता है जिस दिन आपका मेडिकल का मतलब फाइनल मेरिट आया होगा रेलवे का, हो सकता है वो रहा होगा। जी जी। आपका कोई इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आरआरबी जेईई में एसएससी जेईई में एक हैप्पीएस्ट मोमेंट आपका कौन था, बेस्ट मोमेंट क्या था? बेस्ट मोमेंट सर वही दिन था जिस दिन जो है 31 जनवरी को मेरा रेलवे का जो है फाइनल रिजल्ट आया था। 9 बजे रात में जो है वो मतलब ऐसा अमूमन होता नहीं है कि 9 बजे रात में कोई रिजल्ट अपलोड हो जाए, लेकिन उस दिन 9 बज रहा था और जो है मैं दिल्ली में रह रहा था, तो उस दिन संडे था और उस दिन जो है मेस बंद होता है, तो उस दिन मैंने सोचा था कि जो है खिचड़ी बना के ही खा लूंगा, ठीक है। लेकिन जब 9 बजे रिजल्ट आया और उसके बाद मैंने अपने टेलीग्राम, बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं, मैंने टेलीग्राम खोला और देखा रिजल्ट, और मैंने देखा कि मेरा मेरिट जो था वो काफी अच्छा था उसमें, और मुझे डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट मिल गया था। तो मैं जब घर पे फोन किया तो बस यही बोला कि जो है मम्मी आप जीत गई। मतलब जो ये पूरा स्ट्रगल चल रहा था उस स्ट्रगल को मैंने जो है वो जीत लिया है। तो वही जो है सबसे जो है हैप्पीएस्ट मोमेंट था मेरा, मतलब इस पूरे जर्नी में। मतलब आपसे आपकी जीत की खुशी आपसे ज्यादा आपकी मम्मी को हुई शायद। जी, जी, पूरे चलिए। जितने भी लोग जुड़े रहते हैं आपसे उन सबको जो है वो बेहतर जो है खुशी होती है जब आप सक्सेस लेते हैं चीजों में। मैं थोड़ा सा, आपने एक जिक्र किया मेडिकल को, जिस तरीके से आप मेडिकल के टाइम में खुद देखा था बहुत ज्यादा परेशान थे और आपने जी एक जी। पूरा हेक्टिक प्रोसेस गुजारा है। तो मैं चाहता हूँ जी मेडिकल पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए एकदम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बता दें कि स्टूडेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्टूडेंट्स को किन बातों को लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स को किन बातों का प्रिकॉशन रखना चाहिए, ताकि कोई जी। स्टूडेंट जो मतलब आप जिस दौर से गुजरे हैं तो वो उस दौर से वो स्टूडेंट गुजरे, तो एज अ सीनियर मेंबर आपका उसको मार्गदर्शन मिले, ताकि उसे चीजें पहले से सब कुछ पता हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस टाइम कि आपके कोई सीनियर होते जिस तरीके से आपको वो बता देते। तो मैं चाहता हूं एज ए सीनियर आप अभी उन स्टूडेंट्स को बता दें जो अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जी, तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से बता रहा हूँ कि जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट निकल जाता है, आरआरबी बोर्ड में जाके हम लोग अपना पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेते हैं। करने के बाद क्या होता है, उसी दिन जो है हम लोग को नेक्स्ट डे के लिए जहाँ भी हम लोग का मेडिकल होना रहता है एक रिसिप्ट मिल जाता है कि इस हॉस्पिटल में जाके आपको, आपका रेलवे हॉस्पिटल ही होता है उसमें जाके आपका मेडिकल करवाना है। वहाँ हम लोग नेक्स्ट डे रिपोर्ट करते हैं और हम लोग को पहले ही बता दिया जाता है कि आप लोग को भूखे पेट जाना है, क्योंकि वहाँ टेस्ट होना होता है। और जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं टेस्ट देने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग को एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म फिलअप करके जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके उनको दे देना होता है। उसके बाद उन लोग का टेस्ट का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जो है हम लोग का यूरिन टेस्ट हुआ था। मतलब जिन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ कि मतलब भूखे रह के जाने अगर बोला जाता है तो भूखे रह के जाना होता है। मतलब हो सकता है कि कुछ टेस्ट में अगर गड़बड़ हो जाता है किसी आपके मतलब अनयूजुअल बिहेवियर के कारण, तो फिर आपका एक बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा वो, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ रहता है तो उनको बहुत सारा मेडिकल लोगों का करवाना होता है। तो कोई भी अपने तरफ से फॉल्ट न हो, मतलब अनयूजुअल बिहेवियर आप उससे पहले ना करके जाएँ। तो सबसे पहले यूरिन टेस्ट हुआ था, उसके बाद जो है हम लोग का जो है एक्स-रे हुआ था। एक्स-रे होने के बाद जो है हम लोग का विज़न टेस्ट हुआ था। तो जहाँ हम लोग का विज़न टेस्ट होना था, वहीं पे 3 डॉक्टर बैठे थे। वो लोग जो है टीथ का भी टेस्ट करते हैं, ईयर का टेस्ट करते हैं, उसके बाद नियर विज़न टेस्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होता है रेलवे में, ये सब तो नॉर्मल टेस्ट है, विज़न टेस्ट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चूँकि मुझे ग्लासेस लगा था इसलिए मैं इसके इम्पोर्टेंस को जानता हूँ। तो सबसे पहले विज़न टेस्ट जो होता है उसमें नियर विज़न टेस्ट होता है। तो नियर विजन टेस्ट में एक बुक होता है, उस बुक को जो है वो लोग रीड करवाते हैं, और जो भी आपका मतलब पावर, नियर विजन का बहुत ज्यादा इशू नहीं है, फार विजन का इशू है। तो नियर विजन में जो भी आपका जो है पावर बन रहा है, जो भी आपका है केस, वो आपका मार्क करके वो लोग रख लेते हैं। उसके बाद जो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो फार विजन टेस्ट और कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रेलवे में सिग्नल्स का भी होता है केस, और पीवे में जो रेलवे ट्रैक पे लोग रहते हैं उनको भी गाइड करना होता है, क्योंकि अगर कोई इंजीनियर है, वो जेई है अगर, तो उन्हें जो है उनके अंदर जो है करीब जो है 100 लोग होते हैं। तो उनको सारा गाइड करना जो है उन्हीं की जिम्मेवारी है, और उनका अगर विजन खराब है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और जो है
जो फैटिलिटी हो सकती है उसे, इसलिए। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या है कि कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। मतलब कलर ब्लाइंडनेस है तो हमको उसको वहां पे वो लोग पकड़ लेंगे, मतलब ऐसा कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं जिससे कि ऐसा हो जाए कि कलर ब्लाइंडनेस हम लोग पकड़ाए नहीं। तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, उसके बाद फार विजन टेस्ट होगा। फार विजन टेस्ट को हम लोग सी टेस्ट भी बोलते हैं। वो लोग 6 मीटर की दूरी पे हम लोग को खड़ा कर देते हैं, उसके बाद जो है वो लोग विजन टेस्ट करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम आता है जिनको ग्लासेस है, जिनका 6x6 है उन्हें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जिनका ग्लासेस है उसके लिए मैं बता दूं कि रेलवे मेडिकल का जो है क्राइटेरिया है विजन का कि आपका किस कैटेगरी में है, किस कैटेगरी के पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया है, जिसमें A3 कैटेगरी होता है, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये 3 जो है कैटेगरी अलग अलग होता है। A3 कैटेगरी जो होता है वो ये होता है कि जिसमें -2 पावर से आपका कम है, तो आप मतलब 2 से कम है तो आप लोग A3 में एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपका B कैटेगरी है तो -4 से कम होना चाहिए, और C कैटेगरी जो भी मतलब ज्यादा पावर वाले कैंडिडेट हैं उन सब सी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो सी कैटेगरी में क्या होता है कि नॉर्मली क्लरिकल पोस्ट जितना भी होता है उन लोगों को सी कैटेगरी के लिए एलिजिबल किया जाता है। तो जो हमारा पावर है उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप इस बाइफर्केशन से समझ सकते हैं कि किस कैटेगरी में हम लाई कर रहे हैं और किन पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं। अगर हम किसी भी पोस्ट के लिए जो मेरा पावर है उसके लिए एलिजिबल है तो मेरा अगर मेरिट उतना है, कट ऑफ उस पोस्ट का अगर जितना जाएगा उससे ज्यादा हमारा आ रहा है तो मेरा सिलेक्शन पक्का होगा। इसमें कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप प्रेफरेंस में कुछ भी भरे हो, फॉर्म में जब आता है तो प्रेफरेंस भरने आता है, प्रेफरेंस में आप कुछ भी भरे हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरिट क्वालिफाई कर रहे हैं, आपका जो है जिस कैटेगरी में आना चाहिए अगर वो उस कैटेगरी में है तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, अगर आप उस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। तो फार विजन टेस्ट होने के बाद जो है एक लैसिक टेस्ट होता है। लैसिक टेस्ट इसलिए होता है जिसका पावर बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको आई में भी जो है कोई डिजीज हो सकता है उसको चेक करने के लिए, उसे फंडस टेस्ट भी बोलते हैं, तो वो चेक होता है। और उसके बाद जो है आपका कई कई जगह जो फ्लैट फुट भी होता है, हम लोग के जोन में नहीं हुआ था फ्लैट फुट टेस्ट, और कहीं कहीं पाइल्स टेस्ट भी होता है। अगर आप लोग को हर्निया, पाइल्स, इस सब तरह का अपेंडिक्स, ये सब तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी आपको उसका सॉल्यूशन करना है तो आप अभी भी ऑपरेशन करा सकते हैं अगर किसी को है तो। लेकिन अगर आप रेलवे मेडिकल करने गए, अगर उस टाइम में वो लोग पकड़ ही लेते हैं अगर होता है तो आपको ऑपरेशन करवा के आने का टाइम देते हैं कि आप इतने दिनों में मेडिकल कर मतलब अपना ऑपरेशन करवा के आइए, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। और मेडिकल सारा हो जाने के बाद एक मेडिकल लिस्ट निकलती है, अनफिट लिस्ट निकलती है। जो लोग अनफिट होते हैं उनके पास ये ऑप्शन भी होता है कि वो लोग री मेडिकल का अपील कर सकते हैं। वो री मेडिकल अपील कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां से आप चेकअप करवा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मेडिकल बोर्ड जहां मेरा आरआरबी के द्वारा चेक हुआ है अगर वो गलत है, मतलब कुछ भी इशू है, तो आप वहां अपने डिस्ट्रिक्ट से कंपिटेंट अथॉरिटी जो है उससे चेक करवा के वापस जो है री मेडिकल अपील कर सकते हैं। और अगर आपका सही पाया गया तो आपका जो है कंसिडर किया जाएगा उस चीजों को। तो यही जो है ये पूरा मेडिकल प्रोसेस है। वैसे मैं इस पे डिटेल वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल दिया हूँ, वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। लेकिन जो है लगभग यही सारी चीजें हैं, यही सारी चीजें होती है। फ्रेंड्स, इनके यूट्यूब चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने अभी कंप्लीट एक लॉन्ग प्रोसेस बताया मेडिकल के बारे में, तो आपको कहाँ पे ऐसा लगा कि जहाँ पे स्टूडेंट्स गलतियां कर सकते हैं तो वहां से स्टूडेंट्स को बचना चाहिए, जहाँ की मतलब बहुत ज्यादा संभावना है कि हाँ वो गलती स्टूडेंट्स कर सकते हैं, तो आपको क्या ऐसा कुछ लगा कि हाँ यहाँ पे स्टूडेंट्स की गलती करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ से स्टूडेंट को ये पर्टिकुलर पॉइंट से स्टूडेंट को बच के रहना चाहिए? हाँ, पहली चीज तो ये है कि जैसे मैंने पहले बोला कि फर्स्ट डे में हम लोग को भूखे रह जाना होता है। तो बहुत लोग ऐसा होता है जो अल्कोहलिक होते हैं वो अल्कोहल वगैरह ले लेते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा जो है लॉस होगा उनका उसमें, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में जो है उनका होगा नहीं। दूसरी चीज मतलब एक दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपका मेडिकल होने जा रहा है तो आप ये सब चीज ना करें। दूसरी चीज ये है कि बहुत जो ग्लासेस का जो इशू आता है, ये लोग बोलते हैं कि आपको प्रिस्क्रिप्शन लाना है, मतलब जो आप ग्लास अगर लगा के जा रहे हैं तो आपको प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना होता है। तो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो जरूर से वैलिड तरीके से बनवा के लेके जाएं। जो आपका नॉर्मल है आपका आई पावर, उसको अच्छे से हॉस्पिटल में चेक करवा के और उस पर स्टैंप लगवा लें। जो भी मतलब रिसिप्ट अगर आप लेके जा रहे हैं तो उस रिसिप्ट को अच्छे से वैलिडेट कर लें, क्योंकि हॉस्पिटल में भी वो चीज चेक होता है कि वो सही ऑथराइज्ड हॉस्पिटल से प्रिस्क्रिप्शन लाया गया है कि नहीं।
और जो प्रिस्क्रिप्शन में जो पावर आप लिखवाते हैं वही पावर जो है आप अपने चश्मे का भी रखें, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम प्रिस्क्रिप्शन कुछ अलग रखेंगे, पावर कुछ अलग पहनेंगे, क्योंकि ग्लासेस का भी टेस्ट होता है, ये स्टेप मैंने नहीं बताया था। ग्लासेस का भी टेस्ट होता है, जो ग्लास आप पहन के देखेंगे उस ग्लास का भी उनके पास मशीन होता है, वो भी टेस्ट होता है। तो उन चीजों, यही सारी चीजें हैं जो हम लोग को ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि बहुत लोग रिसिप्ट लाना भूल जाते हैं और फिर जो है उनको उस टाइम मेडिकल प्रोसेस के टाइम में दौड़ना पड़ता है। या जो मैंने ऑपरेशंस की बात की है कि जो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑपरेशन करवा के जाए, तो ये सारी चीज जो है बेनिफिट होता है कि पहले से हम करवा के जाना है तो। ओके, थैंक यू। एंड इसमें आपने एक जिक्र की थी पोस्ट प्रेफरेंस की, तो पोस्ट जी प्रेफरेंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब कि जो स्टूडेंट्स को फाइनल अलॉटमेंट होता है उसमें, जैसे कि बहुत हाँ। सारे मतलब कि मैंने स्टूडेंट्स को क्या बताया पोस्ट अलॉटमेंट होता है वो किस तरीके से होता है कि जो भी आपका वो होता है मतलब कि आप जिस भी पोस्ट को पोस्ट। अप्लाई किए हुए होते हैं, आप रेलवे में हाँ क्या होता है आपके जो भी स्पेसिफिकेशन है बॉडी का, या आपके जो भी आंख का स्पेसिफिकेशन है, हर एक बॉडी के स्पेसिफिकेशन के लिए रेलवे में मेडिकल कैटेगरी असाइन है। आप जिन्हें जी ये जी बॉडी स्पेसिफिकेशन इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फिट हो गए और उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है उस पोस्ट प्रेफरेंस में आप एलिजिबल है तो आपको वो पोस्ट मिल जाती है। तो पोस्ट जी प्रेफरेंस जी। का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? पोस्ट प्रेफरेंस का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो लोग मतलब मेडिकली थोड़ा सा अनफिट होते हैं क्लासेस के कारण, तो उनको ये लगने लगता है कि प्रेफरेंस में, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में हम अनफिट, जैसा मुझे भी लगता था कि अगर मैं फर्स्ट प्रेफरेंस में अनफिट हूँ तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, अगर जो भी हम प्रेफरेंस भर रहे हैं, अगर किसी भी पोस्ट के लिए अगर मेरा पावर सही है, मतलब जो मेडिकल क्राइटेरिया है अगर उसमें हम फिट आते हैं और मेरा कट ऑफ जो है वो उस पोस्ट के लिए जो है उससे एबव है, तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, पोस्ट प्रेफरेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो अलग अलग वर्किंग प्रोफाइल है अलग अलग पोस्ट का, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मेरा जिसमें सिलेक्शन हुआ था, जैसे रेलवे आरआरबी जेई के लिए मैं बता रहा हूँ, एनटीपीसी में भी बहुत सारे पोस्ट हैं, गुड्स एंड गार्ड है, कमर्शियल क्लर्क है, बहुत सारे पोस्ट हैं। उसी तरह से आरआरबी जेई में जो है वो सिविल ब्रांच के लिए पीवे वर्क्स और तीसरा जो है डिजाइन एंड ड्राइंग पोस्ट था। तो डिजाइन एंड ड्राइंग पोस्ट जो है वो एक तरह से जो है ऑफिशियल वर्क होता है, उसमें हमें डिजाइन चेक करना होता है जो क्लाइंट बना के लाके देते हैं, तो ये ऑफिशियल वर्क होता है। हेडक्वार्टर में इसकी पोस्टिंग मिलती है और लगभग हर एक डिवीजन में इसका जो है एक ऑफिस होता है, वो ऑफिस में आपका काम होता है। फिर दूसरा पोस्ट पीवे हो जिसका ट्रैक से रिलेटेड काम होता है, ट्रैक मेंटेनेंस का और सारी चीजों को जो है सुपरवाइज करने का काम होता है। और वर्क्स वाले जो पोस्ट होता है उसमें जो है जो भी रेलवे के बिल्डिंग्स बनते हैं उस बिल्डिंग्स के लिए जो है हम लोग को ऑथराइज किया जाता है। तो वर्किंग प्रोफाइल के बेसिस पे हम लोग किस प्रोफाइल को सूट करते हैं, जो प्रोफाइल हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपने पोस्ट प्रेफरेंस को फिलअप करना चाहिए, कि फाइनली बाद में ऐसा ना हो। बहुत लोग ऐसे भी थे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी पीवे में सबसे ज्यादा थी, तो लोग वही समझ के फॉर्म फिलअप कर दिए, जबकि उनका फाइनल मेरिट जो बना था वो इतना ज्यादा था कि डिजाइन एंड ड्राइंग पोस्ट उनको आराम से मिल सकता था। तो ऐसा ना हो कि बाद में वो जो है रिग्रेट करे कि काश मैं डिजाइन एंड ड्राइंग पहले भर दिया हो। तो इसलिए जब फॉर्म आता है तो जो भी पोस्ट आ रहा है उसके लिए हम लोग को डिटेल एक बार एनालिसिस कर लेना चाहिए। यूट्यूब पे हो बहुत सारे सोर्स हैं, वहां चेक कर लेना चाहिए कि किन पोस्ट का क्या वर्किंग प्रोफाइल है, उससे क्या काम करना होगा, क्या मेडिकल क्राइटेरिया है उनका, उसके अकॉर्डिंग भरेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा उन्हें। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका नंबर बहुत अच्छा है, मतलब आपका नंबर इतना अच्छा है कि आप सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो यदि अगर आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस बना है सबसे टॉप के पोस्ट प्रेफरेंस में एलिजिबल नहीं भी है, तो चूंकि आपका नंबर अच्छा है तो आपको नीचे तक चेक किया जाएगा, जहां कहीं पे भी आप फिट बैठ जाएंगे, जिस पर्टिकुलर मेडिकल कैटेगरी के पोस्ट में फिट बैठ जाएंगे वो पोस्ट आपको जी, अलॉट हो जाएगा, बशर्ते कि आपका यही नंबर अच्छा चीज होना मेरे, चाहिए। हाँ, यही चीज मेरे साथ हुआ था कि मैंने फर्स्ट टू जो प्रेफरेंस भरा था वो पीवे भरा था, तीसरा वर्क्स भरा था और चौथा में डिजाइन एंड ड्राइंग भरा था। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्म फिलअप किया था, मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि जब वैकेंसी आती है तो सबका मोटो होता है कि एक सिलेक्शन लेना है, पोस्ट से उतना मतलब नहीं होता है। मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है इसीलिए मैं ये शेयर कर पा रहा हूँ। और मुझे फाइनली जो है मैं डिजाइन एंड ड्राइंग पोस्ट के लिए ही एलिजिबल था मेडिकल में, तो मुझे फोर्थ ऑप्शन ही मिला था। मैं फर्स्ट थ्री पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं था मेडिकल में, इसलिए मुझे फर्स्ट थ्री नहीं मिला। फोर्थ ऑप्शन मेरा मेरिट अच्छा था और मैं फोर्थ पोस्ट के लिए जो है फिट बैठ रहा था, इसलिए मुझे फोर्थ पोस्ट ही मिला था प्रेफरेंस। बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं जो आपका टॉप 3 पोस्ट प्रेफरेंस था, नंबर के हिसाब से तो आप तीनों के लिए एलिजिबल थे,
लेकिन मेडिकली आप जी दोनों मुश्किल एलिजिबल नहीं थे क्योंकि आपका चश्मा था। जी जी तो जी मेडिकली आप जी। जहाँ पे मैच कर गए वहां पे आप फंस गए। तो ये सिंपल सा है, हाँ इसलिए सारे स्टूडेंट से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन ना करें, ये एकदम बहुत सिंपल है। आप लोग, मैं देखता हूँ अक्सर स्टूडेंट्स, शायद गौरव जी भी उस समय परेशान रहे होंगे इस चीजों को लेकर के, बहुत जी बच्चे जी। को हमेशा सिंपल रखने की कोशिश, चीजें हमेशा सिंपल ही होती है, कॉम्प्लिकेटेड हम लोग उसको बना देते हैं। तो चलिए गौरव सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेरी रह गया होगा स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। और अभी इनकी एक ज्वाइनिंग जब हो जाएगी तो फिर इनका जॉब प्रोफाइल पे भी डिटेल वीडियो लाएंगे। तो इनका जो एक्सपीरियंस रहा, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस को डिटेल काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को शेयर किया। तो आशा करते हैं आप लोग में भी जो कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे जो इन वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोग भी यदि अगर आगे आना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को अपनी जानकारियां शेयर करना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है studyumang@gmail.com, आप हमें वहां पे कांटेक्ट डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम लोग आपका भी डेफिनेटली इंटरव्यू करेंगे। तो गौरव सर, स्टूडेंट्स को आप कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, यही बोलना चाहेंगे कि आप प्रिपरेशन में लगे रहिए, मतलब टाइम थोड़ा लग जाए, लेकिन जिस जर्नी के लिए हम निकले हैं उस जर्नी को कंप्लीट करके ही जो है रुके, क्योंकि फिर फाइनली आपका जब आगे फ्यूचर में जब आप अपने लाइफ को जी रहे होंगे तो उतना मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। तो इसीलिए जिस चीज में लगे हैं उस चीज को कंप्लीट करके ही रुके, और जो है अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन होगा ही। और ऐसा कोई सवाल जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ या हमारे उमंग स्टडी के जो सब्सक्राइबर थे वो नहीं पूछ पाया हूँ, लेकिन आप अपने स्तर से आपको ऐसा लग रहा होगा जो जरूरी है, जो स्टूडेंट्स तक मैसेज देना है, तो वैसा भी कुछ है तो आप बता सकते हैं। हाँ, जैसे जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है क्रिएट किया है कि लोगों का जो भी कैंडिडेट है, क्योंकि मुझे भी सही गाइडेंस मतलब मैं तो लेता था, जैसे रेलवे मेडिकल में ही मुझे जब भी प्रॉब्लम होता था, आप पहले ऐसे यूट्यूबर थे जो कि अजमेर में जाके फर्स्ट मेडिकल हुआ था, मैंने इसे आज घर पे भी चर्चा किया है कि भैया जो है वो पहले यूट्यूबर थे जो अजमेर चले गए थे कि बच्चों को हेल्प करने के लिए कि उन्हें रेलवे मेडिकल के बारे में पता चल सके। तो मैं काफ़ी मतलब अच्छा लगता था मुझे कि मतलब लोग हैं ऐसे जो हेल्प करना चाहते हैं। तो मैं भी जो है उसी तरह से जो है अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, सिविल इंजीनियरिंग डोज करके, और टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है। वहाँ पे जाके भी जो है लोग जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। जितना जल्दी होगा मैं उसका रिप्लाई देके उनके प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करूँगा, क्योंकि सबका एक ही मोटो है कि लोगों का हेल्प हो और जल्दी से जल्दी लोग सिलेक्शन लेके सेटल हो। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। तो आपकी इजाजत चाहूंगा मैं इस इंटरव्यू को एंड करने की, क्या आपकी इजाजत है? ओके, चलिए थैंक यू ठीक है सर, फ्रेंड्स, बिल्कुल तो होगी। बहुत अच्छा लगा और काफी जानकारियां दी आप लोग। बिल्कुल परेशान नहीं होना है आप लोग को, और भी कोई सवाल रह गया तो इनका कॉन्टेक्ट डिटेल है हम लोग के पास। हैक्टिक बिल्कुल नहीं होना, पैनिक नहीं होना, हम लोग इनका फिर से एक इंटरव्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो लोग भी इस इंटरव्यू को देखे और लास्ट तक देखे, आशा करता हूँ आपके बहुत सारे सवालों के जवाब क्लियर हो गए होंगे। चिंता मत कीजिए, उमंग स्टडी हमेशा से ही डेडिकेटेड टू स्टूडेंट थी, डेडिकेटेड टू स्टूडेंट है, डेडिकेटेड टू स्टूडेंट रहेगी। जैसा कि आपने खुद अभी गौरव सर ने कहा कि जिस दिन आरआरबी जेईई का फर्स्ट मेडिकल हुआ था, चिंता मत कीजिए, ग्रुप डी का भी जिस दिन फर्स्ट मेडिकल होगा, चाहे वो इंडिया में कहीं पे भी, इंडिया से बाहर का नहीं पता, आपको फर्स्ट मेडिकल एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। एनटीपीसी का भी फर्स्ट डे का फर्स्ट मेडिकल आपको मिलेगा। इसलिए अभी तक आपने उमंग स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बिना देरी किए हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई इसी तरह के नेक्स्ट अच्छे से इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सभी लोग खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।